Good morning everyone, welcome to Transform Academy. Here I am ahead to complete your further chapters. Now, जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में स्टार्ट किया था, लास्ट लेक्चर्स में वी हैव स्टार्टेड विद ग्रेविटेशनल फोर्स. अब टू अ शॉर्ट रिकैप मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट किया था. वी हैव कंप्लीटेड केपलर्स के 3 लॉज, केपलर का 3 लॉ, न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जहाँ हमें एक वैल्यू मिलती है, एक रेशियो मिलता है, दैट इज F is equal to Gmm upon d square. ये वैल्यू मिलने के बाद इस वैल्यू को, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब आगे चलने के लिए आई हैव आल्सो कंप्लीटेड विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद आता है हमारा अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. अब मैंने बोला जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स ऑन अर्थ. क्यों? क्योंकि हाँ, ये फोर्स सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है. सो एज टू फाइंड कि हमें ये फोर्स कब है, कहाँ है, किस तरह है. एवरी ऑब्जेक्ट, इवन द सन, द मून, अर्थ, सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि हमारे पास है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स. अब टू दी मूविंग अहेड, क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? अगर मून और अर्थ में भी एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फोर्स है, अब वो फोर्स के वजह से क्या होता है कि ये मून, ये प्लैनेट्स, ये सन एक पर्टिकुलर रोटेशन प्रोवाइड करता है. अगर ये रोटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कम ज़्यादा हुआ सो इट माइट हैपन, यूनिवर्स हमारा वर्किंग स्टॉप कर सकता है. सिमिलरली क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स में? अब हम लोगों ने जनरली सुना कि एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्शन में आता है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स कब एक्ट करेगा? कोई किसी भी टाइम, कहीं पे भी. इसलिए हम लोग इसको नाम दिए हैं यूनिवर्सल फोर्स अंडर न्यूटन्स. नेक्स्ट, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स में जनरली मून का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. क्यों? क्योंकि अब मून और अर्थ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. अर्थ का अपना पर्टिकुलर रोटेशन है, मून का अपना पर्टिकुलर रोटेशन है. जैसे मैंने लास्टली एक्सप्लेन किया था, विद इन 24 आवर्स हम लोगों का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है. तो एक रेवोल्यूशन मतलब 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. क्यों? क्योंकि हमारा मून रोटेशन, हमारा अर्थ रोटेशन भी प्रोवाइड करता है एज वेल एज रेवोल्यूशन भी. सिमिलरली क्या होता है, जब भी मून का अपना एक फोर्स है, मून भी अपना फोर्स अट्रैक्ट करता है, अर्थ भी अपना फोर्स अट्रैक्ट करता है. जैसे हम लोग खेलते थे, लाइक एग्जाम्पल हम लोग पुल, टग ऑफ वॉर खेलते, खींचम खिंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट. क्या होता है उसमें? जिसका फोर्स ज़्यादा वो अपने तरफ पुल कर लेता है. सिमिलरली यूनिवर्स में ये चीज़ होता है. अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून से कम हुआ सो मून अर्थ को अपने तरफ पुल कर सकता है. इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ज़्यादा होता है. सिमिलरली देयर इज अ फोर्स, मतलब इक्वल फोर्स अट्रैक्शन होता है जहाँ पे ना मून अपने तरफ अर्थ को पुल कर सकता है, ना ही अर्थ अपने तरफ मून को. अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने सुना है, जनरली हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, हाई टाइड, लो टाइड, आज हाई टाइड है, आज लो टाइड है. जनरली बेसिकली हम लोग उससे रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू वेव्स, कि हाँ पानी की लहर ऊपर होती है, नीचे होती है, वो हम लोग का सिंपल सा लॉजिक है. बट इसका एक्चुअल साइंटिफिक रीजन क्या है? दैट इज द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हाई टाइड और लो टाइड ये रिलेटेड है, रिलेटेड टू मून. अब मून क्यों? क्योंकि मून का जो फोर्स होता है जनरली वो हाई टाइड के तरफ, जब भी हाई टाइड रहा मतलब मून का फोर्स वाटर लेवल पे बहुत हाई होता है. जनरली डे में 2 बार, दिन में 2 बार होता है जनरली. एक बार हाई टाइड, लो टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, 2 बार हाई टाइड, 2 बार लो टाइड होता है. ये किस पे डिपेंड करता है? जनरली हर जगह हाई टाइड नहीं होगा और हर जगह लो टाइड एक साथ नहीं हो सकता है. सो क्या होता है उस चीज़ में, जब भी मून का फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में, इफ दिस इज द मून, अगर ये मून है, अगर इस मून का ये पर्टिकुलर एरिया में फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इसका फोर्स इस पे ज़्यादा है, सो क्या होगा, ये इसको पुल करेगा, ये वाटर लेवल को अपने तरफ पुल करेगा. तो यहाँ पे हो जाता है हमारा हाई टाइड. अब हाई टाइड होने के बाद, ठीक हाई टाइड होने के 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल हम लोग जानते हैं कि राइट डिग्री एंगल इज अ राइट एंगल.
जब भी इस हाई टाइड के 90 डिग्री एंगल पे हमें मिलेगा, सो वो एरिया, वो स्पॉट पे होगा लो टाइड। हाई टाइड, लो टाइड दिन में 2 बार होता है। ये पूरी तरह डिपेंड करता है द फोर्स ऑफ द मून। क्यों? क्योंकि मून का प्रेशर या मून का फोर्स एक्सर्ट होता है डिपेंडिंग ऑन दी वेव्स। अब वेव्स का प्रेशर जहाँ हाई टाइड हुई, मतलब वहाँ पे उस पोजीशन पे मून का फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रहा है, और उसके थोड़े ही 90 डिग्री के पोजीशन पे वो लो टाइड होगा, क्योंकि उस जगह पे मून का पोजीशन या मून का फोर्स कम एक्ट करता है ना। ये रिलेटेड टू हुआ मून। अब आता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया था लास्टली। सिमिलरली वही रिलेटेड है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से। विथ रिलेटेड टू दैट व्हाट विल हैपन, वर्टिकली कुछ भी अपवर्ड पुल हुआ, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इज बेसिकली ऐसे डायरेक्शन में, स्टैंडिंग डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल हमारा ये डायरेक्शन होता है द स्लीपिंग लाइंस। तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह एक्ट होगा, वेदर इट बी अ हॉरिजॉन्टल, वेदर इट बी अ वर्टिकल। बट क्या होता है, वर्टिकली कोई भी चीज़ अगर हम लोग पुल करने जाएंगे तो वर्टिकली अपवर्ड जाने के बाद वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन में ही आता है। उसके बाद जब भी अब हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी किस जगह करता है? जनरली हम लोग अभी ऑन द सरफेस है, 3 चीज़ें होती है। एक होता है ऑन द सरफेस, यानी हम लोग किसी सरफेस पे हैं। दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू हाइट यानी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। और उसके बाद होता है विथ रिलेटेड टू डेप्थ यानी एक डेप्थ में, एक कुएं जैसा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो गहराई, जो हम लोग हिंदी लैंग्वेज में गहराई बोला जाएगा। सो ये तीनों डायरेक्शन में हम लोग नहीं बोल सकते कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करता है विथ रिलेटेड टू ये 3 एस्पेक्ट्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्रेविटी, या ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटी वेरी कब करती है। सो इसका 3 पॉइंट है, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ और विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। अब सरफेस में हम लोग तो बेसिकली सरफेस पे खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक पॉइंट आती है, हम लोग अपना वेट कराते हैं, तो जनरली हम लोग खड़े होते हैं तो हमारा वेट XYZ जो भी मिलता है 40 kg 50 kg, राइट। तो हम लोग क्या होता है, जनरली हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, हमारा वेट सपोज अगर हमने एग्जाम्पल में लिया 50 kg, बट एक्चुअली ये हमारा वेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो वी आर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम जहाँ खड़े हैं सरफेस पे, इस पे एक फोर्स एक्ट करता है, इस पे एक ग्रेविटी एक्ट कर रही है, दैट इज अ ग्रेविटी ऑफ 9.8। तो जो हम वेट करते हैं, जो हम लोग अपना वजन कराते हैं, वो एक्चुअली हमारा मास होता है, हमारी क्वांटिटी होती है। मास इज नथिंग बट क्वांटिटी, वो होता है हमारा मास। इस मास को हम लोग वेट नहीं बोल सकते अकॉर्डिंग टू साइंस। वी कैन नॉट से इट एज वेट। वेट कब होगा ये, जब हम लोग इस मास को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे ग्रेविटी से। क्यों ग्रेविटी से? क्योंकि इस पे हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है। जनरली होता है ना, हम लोग शूज वगैरह उतार के खड़े होते हैं वेइंग मशीन पे, बट इसमें क्या होता है, तो भी हमें हमारा मास मिलता है। वी डोंट गेट आवर वेट। वेट कब होगा, जब हम लोग उस मास को मल्टीप्लाई करेंगे विद ग्रेविटी, तो हमारा होगा वेट। यानी इफ एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन, अगर किसी इंसान का वेट 50 kg है, तो उस इंसान को क्या करना होगा, उस 50 kg को मल्टीप्लाई बाय 9.8, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें हमारा मिलेगा वेट। सिमिलरली वेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स। तो मैं फोर्स या वेट का फॉर्मूला क्या डिराइव कर सकती हूँ, W इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू mg। ये सेम है, वेट और फोर्स हमारा सेम होगा। अगर मैं बोलूँगी क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं मेरा मास मल्टीप्लाई विद ग्रेविटी करी, सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज वेट। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ सरफेस पे, तो मेरा कुछ तो फोर्स होगा इस सरफेस पे, राइट। और ये फोर्स को पता करने के लिए, ये फोर्स जनरली जो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग है, फोर्स न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने किया था, F इज इक्वल टू जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। अगर हमें करना है कि ये क्या होता है, तो जनरली वेट और फोर्स सिमिलर क्यों है, बिकॉज एक रीजन है कि हम जो वे करते हैं दैट इज मास, जो हमें मिलता है केजी में। जनरली हम लोग केजी में एसआई यूनिट उसका लेते हैं। अगर हमें सेम चीज हमने अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमें हमारा मिलेगा वेट। अब वेट हम लोग फोर्स क्यों बोल सकते हैं, देखो मैं इस जगह पे खड़ी हूं और तुम जहां पे भी खड़े रहोगे दैट्स दी फोर्स, वो हमारा पर्टिकुलर फोर्स है। अगर तुम स्टूल पे खड़े होते तो वो पर्टिकुलर फोर्स उस पर पड़ता है, राइट। तो वो फोर्स मतलब तुम्हारा मास है और उस पर तुम्हारी ग्रेविटी फोर्स है। तो मतलब इस पॉइंट से जहां मेरा मास और जहां मेरा फोर्स दोनों एक साथ आ रहा है, उस जगह मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा वेट और मेरा फोर्स दोनों सेम है। सिमिलरली इस जगह आता है अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। देखो फोर्स का ये फॉर्मूला था जहां हमने किया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा था यूनिवर्सल लॉ यानी न्यूटन्स लॉ। ये सेम फॉर्मूला उसमें से डिराइव किया है, जस्ट थोड़ा सा कनेक्टिंग। देखो जब भी फॉर्मूला सॉल्व करोगे, जब भी इक्वेशन सॉल्व करोगे, तुम्हें हमारा अपना इक्वेशन पुरानी इक्वेशन से रिलेट करना होगा, तभी तुम्हें आगे का समझेगा। सो ये इक्वेशन हमें कहाँ से मिला, जनरली ये इक्वेशन हमें मिला है हमारे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ से, जहां हमने किया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। फिर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाया था, इफ यू रिमेंबर, ऐसा कुछ साइन हमने हटाया था। ये साइन हटाने के लिए हमने इंसर्ट किया था कैपिटल जी, और ये जी क्या था, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका एक वैल्यू था दैट वाज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला उसी जगह से आया। अब हम लोग किसका कर रहे हैं, अर्थ का। मैंने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट एक्सप्लेन की थी कि हम लोग अगर अर्थ लेंगे तो हमारे सारे अल्फाबेट्स या सारे डिनोशंस कैपिटल में होना चाहिए। जैसे कैपिटल आर मास के लिए रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल एफ फोर्स ऑफ द अर्थ। लेकिन इस चैप्टर में फोर्स यानी कंप्लीटली ग्रेविटेशनल फोर्स की ही बात हो रही है, कोई और फोर्स नहीं आएगा। जहाँ पे आया काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक फोर्स या पोटेंशियल फोर्स, जो भी आएगा वो उसका अलग डिनोशन रहेगा। बट इस चैप्टर में जहाँ भी तुम लोगों को एफ आया दैट मीन्स कि वो एफ इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस पॉइंट पे जहाँ हम लोगों ने ये किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोगों ने वैल्यू निकाला था, ग्रेविटेशन का जो मैंने रेशियो बताया था दैट वाज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स स्क्वायर। उसी जगह हम लोग इसी फॉर्मूला को हम लोग डेराइव करेंगे अगेन। अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की F इज इक्वल टू mg भी ले सकते हैं, W इज इक्वल टू mg भी ले सकते हैं, मतलब हमारा फोर्स और हमारा वेट इज वन इन दी सेम। इसी तरह मैंने क्या किया, ये जो F इज इक्वल टू gmm अपॉन आर स्क्वायर है, ये हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग ये कर रहे हैं विथ रिलेटेड टू अर्थ, मतलब हमारा कैपिटल G कांस्टेंट हमारा कैपिटल G रहेगा, हमारा कैपिटल M रहेगा। अब दो अर्थ तो है नहीं, तो हम लोग दो बार कैपिटल M नहीं ले सकते हैं, एक हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर सपोज विथ रिलेटेड टू मून रहा, अगर हमारा वो दूसरा ऑब्जेक्ट मून है, तो हम लोग उसको लेंगे स्मॉल m। F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था, डी स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। अब ये कैपिटल F को मैंने डिनोट किया, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि F इज इक्वल टू mg, तो मतलब मैं इसको सब्सटीट्यूशन में ले सकती हूँ। F इज इक्वल टू mg, राइट। F इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। अब देखो ये हमारा क्या है, कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, कैपिटल M इज मास ऑफ द अर्थ, और हमारा स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अब स्मॉल m क्या है, हमारा मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास रहेगा। उसके बाद ये है हमारा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज रेडियस स्क्वायर। नेक्स्ट आया, अब जहाँ इक्वल इक्वल है तो बैलेंस हो जाता है रिएक्शन में, तो हम लोग इक्वल टू और इक्वल टू के अपोजिट साइड में कैंसलेशन करते हैं जनरली। तो यहाँ पे हमारा ये m
और ये m कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो दोनों का मास एक दूसरे को बैलेंस करेगा। सिमिलरली क्या होगा कि ये दोनों इक्वेशंस में जनरली बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसके लिए अब और तो एक ही है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक ही है, रेडियस भी एक ही है, बट मास इसमें ऑब्जेक्ट का दोनों तरफ आया। एक जगह ग्रेविटी आई स्मॉल जी, एक जगह आया है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का, मास अर्थ का और रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो मैंने लास्टली बताया था कि हमारा अर्थ छोटा बड़ा नहीं होता है। सो हम लोग का मास जो है वो दोनों बैलेंस होने की वजह से हम लोग दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे कैंसिलेशन होगा तो हमारा बचेगा रिएक्शन में सिर्फ ये पार्ट, इक्वेशन सिर्फ ये बचेगा, दैट इज G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। अब G हमें मिला ग्रेविटी, G स्टैंड्स फॉर, ये कैपिटल G हमेशा स्टैंड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कहीं पे भी कैपिटल G है मतलब ये कैपिटल G का वैल्यू होना चाहिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इनवर्स। ये हमारा वैल्यू होगा हमेशा कैपिटल G के लिए। बट जहां मैं बात करूंगी स्मॉल g की, तो हमारा हमेशा स्मॉल g का वैल्यू होना चाहिए 9.8। अब ये 9.8 ग्रेविटी जो मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बोली कि ये ग्रेविटी चेंज करेगी विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग और सरफेस के अकॉर्डिंग, ये तीनों ग्रेविटी चेंज होगी। नेक्स्ट क्या होगा, ये हमें इक्वेशन मिला। अब ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल जी m अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें कोई भी पॉइंट पे हमारा वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। देखो कैपिटल G कैपिटल M और स्मॉल r। अब ये स्मॉल r यानी ये इक्वेशन में कैपिटल G और कैपिटल M हम लोग रिलेटेड टू अर्थ बात कर रहे हैं, ये रिलेटेड टू अर्थ है, मतलब ये हमारा r भी क्या होना चाहिए कैपिटल R। स्मॉल r क्या बन जाएगा हमारा कैपिटल R। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड टू अर्थ है, और जब भी रिलेटेड टू अर्थ रहेगा तो हमारा स्मॉल लेटर्स हो या हमारा कैपिटल लेटर्स हो ये मैटर करेगा। बिकॉज अगर तुमने कैपिटल की जगह कैपिटल M की जगह मास ऑफ द अर्थ, अगर कैपिटल M की जगह तुमने स्मॉल m लिखा है तो तुम्हारा वैल्यू रॉन्ग मिलेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि मास ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना ये चेंज होगा कभी कोई भी इक्वेशन में, कोई भी वैल्यू में, और ये यूनिवर्सल वैल्यूज है। मतलब अगर तुम लोग यहाँ स्टडीज करोगे तो भी तुमको यही वैल्यू मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन बुक्स, और अगर कभी फॉरेन में स्टडीज करने जाओगे तो भी ये रेशियो यही मिलना चाहिए तुम्हें। नाउ व्हेन आई इंसर्ट या मैं सब्सटीट्यूट करूंगी, जब मेरा वैल्यूज जैसे g के जगह मैं अगर सब्सटीट्यूट करूंगी 6.67 इंटू 10⁻11, ये है मेरा कैपिटल G का वैल्यू, m है मेरा 6 इंटू 10⁻24। उसके बाद मैंने जैसा बोला कि मेरा r बन जाएगा कैपिटल R। कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। अब रेडियस ऑफ द अर्थ एक होता है 6 अगर मैं सिर्फ R लूंगी सो मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ होगा 6.4 इंटू 10⁻6। बट यहाँ पे मेरा क्या है स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस स्क्वायरिंग को मल्टीप्लीकेशन। सो मेरा आर स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा 6.4 इंटू 10⁻6 द होल स्क्वायर। ये ध्यान देना है कि जहाँ स्क्वायरिंग है तुम्हें वैल्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी होगी। नेक्स्ट स्क्वायरिंग मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होगा। जब ये पूरा रेशियो का सोल्यूशन निकलेगा तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस सोल्यूशन की वैल्यू मिलेगी, ये पूरा, यानी तुम लोगों को इस सोल्यूशन में अगर ये स्टेप कहीं भी दिखा तुम लोगों को g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 द होल स्क्वायर, अगर ये कहीं भी वैल्यू मिली तो तुम्हें पेन और बुक लेके सॉल्व नहीं करना है। अल्टीमेटली उसका डायरेक्ट रेशियो कांस्टेंट आता है 9.77, ये इसका वैल्यू आएगा पूरा मल्टीप्लिकेशन के बाद, और तुम्हें यूनिट डालना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सेकेंड स्क्वायर इज जनरली तुम्हारा टाइम, सेकेंड हम लोग टाइम में लेते हैं, मीटर हम लोग रेडियस यानी एक लेंथ एक डिस्टेंस के लिए लेते हैं. सो ये हमें मिलेगा जिसका वैल्यू हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 9.8 लेते हैं. राइट. सो हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसलिए मैंने इस जगह पे बोला था कि अगर हमें अपना वेट फाइंड करना है तो हमें हमारा मास इनटू ग्रेविटी या मास जो भी हमारा मास आएगा उसको हमें 9.8 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा. तो जनरली मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, हमारा मास ऑफ द अर्थ और हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू. मैं अभी 6.67 को मैं 10.107 नहीं ले सकती हूँ या 6.67 से और कम नहीं ले सकती हूँ. क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. यही वैल्यू या यही वैल्यू तुमको याद रखना है और सॉल्यूशंस में जब भी प्रॉब्लमैटिक सॉल्व करोगे ये सारे प्रॉब्लम्स में तुमको सेम वैल्यू सेम रेशियो यूज़ करना है. अब यहाँ होता है कि डिपेंडिंग ऑन दी वेट. अब वेट पे क्या डिपेंड करेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इफ आई टेक दिस पेन, अगर ये पेन पे मेरी ग्रेविटी देखूंगी तो भी 9 पॉइंट है और एक मैं लार्ज ह्यूज एलिफेंट लूंगी तो भी उस पर मेरी ग्रेविटी 9.8 है. तो मतलब मेरी ग्रेविटी मास के साथ डिपेंड नहीं करेगी. मेरी ग्रेविटी डिपेंड करेगी पूरी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का और उसका रेडियस. तो जहाँ मैं देखूंगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, हमारा मास भी कांस्टेंट है अर्थ का, हमारा रेडियस भी कांस्टेंट है, मतलब हमारा एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. वेदर भी वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो, बहुत बड़ा हो या वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, हमारी ग्रेविटी हमेशा सेम रहेगी. और वो ग्रेविटी को हम लोग हमेशा अगर अर्थ पे ले रहे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ तो हम लोग हमेशा हमारी ग्रेविटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. जनरली क्या होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन में या सॉल्यूशन में अगर हम लोगों ने ग्रेविटी 9.77 लिया तो हम लोग प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा स्टक होते हैं. सो इसलिए हमें ये 9.7750 के ऊपर हम लोग जनरली सेकेंड नंबर फॉलो करते हैं डेसिमल के बाद का. सो जनरली हम लोग क्या लेंगे इसको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कभी भी अगर इन केस प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ या तो फिर कहीं पे भी तुम लोगों ने अपना इक्वेशन डिराइव किया या थ्योरम सॉल्विंग वगैरह किया तो तुम लोगों को इतना पॉइंट में रखना है कि तुम लोगों को हमेशा ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना होगा. नेक्स्ट अब देखो वेरिएशंस इन जी. वेरिएशंस इन जी मतलब हमारा ये जी जो मैंने अभी एक्सप्लेन की कि 9.8 कांस्टेंट रहेगा सरफेस ऑफ द अर्थ पे, बड़ा हो ऑब्जेक्ट हो छोटा हो, बट ये वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. जैसे मैंने बोली कि ये मास पे और इस पे ये तो कांस्टेंट रहेगा, आर भी हमारा कांस्टेंट रहेगा. लेकिन जहां मैं देखूंगी कि सर्कल, अगर सपोज मेरे पास सर्कल है, ये सर्कल का मेरा रेडियस है, बट अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है मतलब ये डिस्टेंस कम हो जाएगा. सो ये डिस्टेंस कम हुआ तो मतलब फोर्स बढ़ जाएगा, राइट. सो मुझे इसी तरह मेरा वेरिएशन इन जी फाइंड करना है. अब वेरिएशन जी सरफेस ऑफ द अर्थ, हमेशा क्या होगा सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमेशा हमारा ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है. हमारा अर्थ इज नॉट इन अ सर्कुलर फॉर्म. हमारा अर्थ सर्कुलर नहीं है, वो थोड़ा स्पेरिकल है, इक्वेटस पे थोड़ा बल्जी है, बल्जी यानी थोड़ा फुगा हुआ, और पोल्स पे थोड़ा सा स्लाइड सा टिल्टेड शेप में है, जनरली एग शेप जिसको हम लोग बोलते हैं. तो सिमिलरली एक तरफ फोर्स ज़्यादा होता है, एक तरफ फोर्स कम होता है. या तो इक्वेटस पे ज़्यादा होगा रोटेशन रेवोल्यूशन करने में, या तो पोल्स पे ज़्यादा होगा. बट जब भी मैं कंसिडरेशन करूंगी द वेरी फर्स्ट पॉइंट जहाँ अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर मैं मेरा कंसिडरेशन लूंगी तो अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होगा, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब सिमिलरली अगर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट लूंगी, अब सपोज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट अगर प्लेन जा रहा है तो उसकी हाइट हमारे सरफेस से काफ़ी ऊपर रहेगी, राइट. अभी सपोज अगर हमारा रेडियस अर्थ का है 6,400 किलोमीटर्स, 6,400 किलोमीटर्स पे अगर हमारा
रेडियस है अर्थ का, बट अगर इसके ऊपर जा रहा है, अगर ये हाइट पे मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स या मेरी ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट अगर ये इसके ऊपर गया यानी इसके किलोमीटर्स इंक्रीज हुआ, अगर सपोज ये 6110 किलोमीटर्स हो गया, तो मतलब मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा, तो मतलब मेरी ग्रेविटी फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखो हम लोग 3 रिस्पेक्ट में करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस, हाइट। अभी सरफेस ऑफ द अर्थ है, सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब अभी मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, तो मैं हूँ सरफेस ऑफ द अर्थ, वहां पे मेरी हाइट हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि मेरा पैर ऑलरेडी जमीन पे, तो मतलब मेरी हाइट हो जाएगी 0। जब भी मेरा सरफेस, जहां मेरी हाइट 0 हुई, मतलब मैं सरफेस पे हूँ, या कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट, अगर ऐसा क्वेश्चन में रहा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, अगर हाइट 0 पे है तो मतलब उसकी ग्रेविटी 9.8 ही रहेगी। सेकेंड है माउंट एवरेस्ट। अभी सुना होगा तुम लोगों ने माउंट एवरेस्ट पहाड़ के बारे में, और वो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8.8। अब ये 8.8 किलोमीटर्स तो इससे कम ही है, 6000 और 9 किलोमीटर्स बहुत डिफरेंस होता है, राइट। अभी 6400 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और 9 किलोमीटर्स उसके कंपैरिजन में इतना सा होता है। सो क्या होगा, जनरली उस पर कोई भी असर नहीं होगा, वो इसके अंदर ही रहेगा, मतलब वो भी क्या होगा, 9.8। अब ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी कम होगी, मतलब डिस्टेंस एकदम कम है तो ग्रेविटी ऐसी हो जाएगी, इससे कम होगी, नहीं, ग्रेविटी यहीं से स्टार्ट होगी, मिनिमम ऑफ द 9.8। ग्रेविटी बढ़ेगी लेकिन ग्रेविटी कभी कम नहीं होगी, बिकॉज ये बढ़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। अगर जहां मेरा हाइट 6400 किलोमीटर्स के ऊपर गया तो मेरी ग्रेविटी थोड़ी सी चेंजेस करेगी, लेकिन अगर मेरी हाइट कम है, जैसे अभी माउंट एवरेस्ट की 8.8 किलोमीटर्स, अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स भी लिए तो उसमें एक स्लाइट चेंजेस नहीं होता, 9-10 किलोमीटर्स तो जनरली एक थोड़ा ही डिस्टेंस होता है, तो भी उसकी ग्रेविटी क्या होगी, 9.8। बट अगर एक वो जो मैन मेड बलून आता है, जनरली एक गैस का फुग्गा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी हाइट होती है, मैन मेड बलून की जनरली हाइट्स होती है, या पैराशूट वगैरह की 36.6 किलोमीटर्स। 36.6 किलोमीटर्स पे क्या होगा, हाइट इंक्रीज हो रही है। अब पर्टिकुलर हाइट इंक्रीज होने के बाद ये पॉइंट में ही सर्टेन चेंजेस होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिया था 9.77, ये वैल्यू की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है ना, एक थ्योरेटिकल वैल्यू 9.77 आती है, बट इसकी कंसिडरेशन वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.8। तो जहाँ पे फिर 36.6 होगा वहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, दैट इज 9.8 से वो 9.7, ये रेशियो में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट। अब देखो जनरली क्या होता है, अब सैटेलाइट्स, हमने सैटेलाइट्स के बारे में सुना है, सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करती है, अर्थ के ऑर्बिट में रोटेशन प्रोवाइड करती है। रोटेशन से क्या होता है, हमें हमारा वेदर फोरकास्ट मिलता है, देन वेदर फोरकास्ट के बाद हम लोगों को और भी चीज़ें न्यूज़ वगैरह जो मिलती है, टेलीविजन पे जो भी प्रोग्राम्स सब आते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो जनरली वो सैटेलाइट की भी ऐसे रैंडमली पोजीशन नहीं दी जाती, वो सैटेलाइट को भी एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सो दैट वो पर्टिकुलर हाइट पे रोटेशन प्रोवाइड करे। अब वो रोटेशन प्रोवाइड करने में क्या होगा, बेसिकली जब भी एक वेदर सैटेलाइट जो होती है, जैसे हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि आज का टेम्परेचर इतना है, कल का टेम्परेचर इतना है, आज इतनी बारिश, आज उस जगह बारिश, ये सारा काम होता है सैटेलाइट से, दैट इज वेदर सैटेलाइट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वेदर सैटेलाइट फोरकास्टिंग करती है। अब उस टाइम पे क्या होगा, जो भी वेदर सैटेलाइट है वो 400 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, अर्थ के ऊपर 400 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे प्लेस कर दे। मतलब अगर मेरा अर्थ यहाँ है, ये अर्थ का रेडियस होगा 6400 किलोमीटर्स का, और इसके ऊपर 400 किलोमीटर्स है, सो मतलब क्या होगा, जनरली ये दोनों यहाँ अगर मेरी सैटेलाइट प्लेस है तो क्या होगा, ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हुआ मतलब वो फोर्स एक्ट करना कम होगा, जितना दूर जाएगी चीज़ें उतना फोर्स उसका कम होगा। लाइक एग्जाम्पल, अभी हम लोग हमारा प्लानिटरी मोशन में या प्लैनेट्स में, गैलेक्सी में जो भी है,
मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, हमने 8 प्लैनेट जो सुना है, देयर वर बेसिकली 9 प्लैनेट्स, एक ड्वार्फ प्लैनेट में आता है। सो ये जो प्लैनेट्स है इसका फोर्स, अर्थ का, मून का फोर्स सबसे ज़्यादा, सन का फोर्स सबसे ज़्यादा मर्क्यूरी पे था, फिर उससे थोड़ा कम अर्थ पे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हो जाता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ग्रेविटेशन फोर्स कम एक्ट करने लगता है। तो इसमें ही क्या होगा, अर्थ पे, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पर्टिकुलर हाइट पे एक्ट करेगा, लेकिन अगर उसके बाहर गया, वो हाइट के बाहर जा रहा है, तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स अल्टीमेटली कम हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम होगा। जो मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया कि फोर्स प्रोपोर्शनल है मास का, मास बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा जनरली। तो सिमिलरली ये चीज़ में होगा, अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो मेरी ग्रेविटी कम होती जा रही है। अब देखो मैंने यहाँ बताया कि ये 9.8 का कोई वैल्यू नहीं होगा, 10 किलोमीटर्स भी कुछ मैटर नहीं करेगा, दैट इज नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो जाता है वो 9.9 का, 9.8 के अकॉर्डिंग। बट इस जगह पे जहाँ हम लोग लेंगे एक वेदर सेटेलाइट, तो वो 400 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, हाइट पे रहती है अर्थ सरफेस के ऊपर। अब जहाँ ये 400 किलोमीटर्स के हाइट पे रहेगी तो क्या होगा, हमारी ग्रेविटी अल्टीमेटली कम होने लगेगी। अब वो ग्रेविटी कम हो रही है, मतलब हमारा ग्रेविटी कम होगी तो हमारा रेशियो आएगा 8.7 में। सो जनरली 8.7 होगा। उसके बाद आता है हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सेटेलाइट। अब देखो हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सेटेलाइट यानी जनरली तुम्हारा इंटरनेट एंड ऑल, तुम्हारा फोन कॉल्स वगैरह जो भी सेटेलाइट कनेक्टेड होता है ना, नेटवर्क्स आता जाता है, ये किस वजह से, ड्यू टू द सेटेलाइट। अब ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट कभी भी प्लेस होती है अर्थ के हाइट से 35,700 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, यानी इससे भी काफ़ी ऊपर, यानी ये तो 6,400 किलोमीटर्स हुआ। अगर ये 6,400 किलोमीटर्स हुआ, इसके ऊपर थोड़ा ऊपर प्लेस होती है हमारी वेदर सेटेलाइट। अब वो वेदर सेटेलाइट प्लेस होने के ऊपर, यानी अर्थ की हाइट से, अगर ये अर्थ है इस हाइट से ऊपर, यानी 35,700 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे फिर से प्लेस होती है हमारी कम्युनिकेशन सेटेलाइट। अब ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट 36,000 का डिस्टेंस हो जाता है, तो हमारी ग्रेविटी उस जगह और कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स उस जगह और काम करेगा। 36,000 जहाँ हुई तो मतलब हमारी ग्रेविटी डायरेक्ट 0 पॉइंट में आएगी। मतलब इस ग्रेविटी पे, इस सेटेलाइट पे ऑलमोस्ट अर्थ का फोर्स या ग्रेविटी बहुत कम एक्ट करेगी। सो दैट मीन्स कि रिस्पेक्ट टू हाइट, देखो विथ रिस्पेक्ट टू अलोंग द सरफेस में हम लोग 9.8 ही लेंगे, लेकिन अगर हम लोग जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे हाइट अर्थ के सरफेस से बढ़ती जाएगी, हमारी ग्रेविटी उस जगह कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, एक कॉन्सेप्ट बिठा के रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या किया था, यूनिवर्सल लॉ में क्या किया था कि हमारा अगर मास इंक्रीज होगा तो हमारा फोर्स इंक्रीज होगा, अगर हमारा फोर्स इंक्रीज हुआ तो हमारा डिस्टेंस कम होगा। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे, अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमारा फोर्स कम होना चाहिए, और अगर हमारा फोर्स कम बढ़ रहा है तो हमारा डिस्टेंस कम होना चाहिए, वो इस जगह होता है। यानी हमारा डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो हमारा फोर्स कम होते जाएगा। ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। अब विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ, यानी गहराई में, खड्डे में, राइट। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू हाइट भी हमारा ग्रेविटी क्या होती रहेगी, चेंज होगी। अब सिमिलरली देखो हमने इसी जगह पे यहाँ किया था G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मेरी ग्रेविटी बढ़ेगी तो मेरा रेडियस कम होते जाएगा। मतलब अगर ये रेशो में अगर मैंने अकाउंटिंग लिया, अगर मेरा ये रेशो है तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरी G बढ़ेगी तो मेरा रेडियस कम होते जाएगा, मतलब रेडियस कम हो रहा, मतलब हम लोग डेप्थ में जाते रह रहे। सो सिमिलरली क्या होगा, सेम वैल्यू कि अगर हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी, और अगर डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू ऑफ M जो होगा वो डिक्रीज होना चाहिए, और कंबाइन विथ R। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में देखा था
कि हमारा जी हमारा एम डिपेंड करेगा हमारे कैपिटल जी कैपिटल एम डिपेंड करेगा हमारे स्मॉल जी के वैल्यू पे। तो स्मॉल जी का वैल्यू अगर हमें पर्टिकुलरली फाइंड करना है तो हमें हमारे कैपिटल जी और कैपिटल एम का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग इस जगह कि अगर हमारा जी बढ़ रहा है, मतलब अगर हमारा मास कम हो रहा है, हम लोग अगर डेप्थ में जाते जा रहे हैं तो मतलब हम लोग हमारे रेडियस से दूर जा रहे हैं। तो जहाँ रेडियस से दूर जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी भी कम होती जाएगी, राइट। अब एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट का डिफरेंट ये है फोर्स है। एवरी प्लैनेट, हर कोई अपने तरफ पुल करने चाहता है, बट ड्यू टू दिस कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का बहुत ज़्यादा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का कम हो जाता तो कोई भी प्लैनेट आराम से आके क्लैश कर सकता था, यानी टकरा सकता था। बट सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का काफ़ी ज़्यादा है दूसरे प्लैनेट से, इसलिए क्या होता है हमारा ये डेरिवेशन के अकॉर्डिंग कोई भी प्लैनेट्स या कोई भी स्टार्स या मून, किसी का भी, मून भी हमारी एक तरह की सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी डेरिवेशन में कोई भी प्लैनेट का, कोई भी स्टार्स का, कोई भी सैटेलाइट्स का फोर्स हमेशा मून से, अर्थ से कम रहता है। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ से ज़्यादा रहा तो वो आके टकरा जाएगा, पुल कर लेगा अर्थ को, राइट। अब सिमिलरली देखो जहाँ आती है मून की बात, सो क्या होगा, मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है। सपोज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और किसी ने यहाँ से जंप किया, राइट, तो हम लोग एक थोड़े डिस्टेंस पे ही जंप कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर फॉर अ सेकेंड हम लोग कूद के ऊपर जा सकते हैं और फिर नीचे आ सकते हैं। बट अगर यही सेम फोर्स से अगर मैं मून पे जंप करेंगे, कोई भी हम अगर सेम फोर्स पे जो अर्थ पे अभी चीज़ें हैं, अगर सपोज ये पेन, ये मार्कर अगर मेरा ऊपर गया, एक पर्टिकुलर फोर्स से ऊपर गया, अगर ये फोर्स जितने फोर्स से इस जगह ऊपर गया वो नीचे आ जाएगा। बट अगर सेम फोर्स के साथ अगर मून पे ये मार्कर फेंकेंगे, सपोज अगर कोई गया मून पे और उसने ये मार्कर फेंका, तो जितने हाइट पे ये यहाँ गया उसके 6 टाइम्स ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये तुरंत खिंच जाता है, तुरंत अपनी तरफ पुल हो जाता है। वेराज जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है उस जगह क्या होगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होने के बाद जनरली मून ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से अगर मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये सेम स्पीड में ऊपर जाएगा 6 टाइम्स, मतलब 1/6 टाइम्स ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ में और हमारे मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ मैंने ऑलरेडी तुमको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। देखो मास कोई भी ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मैटर होता है कि वो ऑब्जेक्ट में कितना है। और हमारा वेट कब होगा, जब वो फोर्स के साथ एक्ट होगा, यानी ग्रेविटी से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो माई मास विल बी इक्वल टू माई ग्रेविटी। अब नाउ द फोर्स जो मैंने ऑलरेडी इधर डेरिवेशंस में करवा चुकी हूँ कि W इज इक्वल टू mg, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की कि F और W हमारा सेम क्यों रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो 2 रीज़न है, एक हम लोग सरफेस पे खड़े हैं तो हमारा ये मास है, हमारी ग्रेविटी जो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया है। जब हम लोग इसी मास को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी से, यानी हमारे 9.8 हम लोग अलॉन्ग द सरफेस है, अगर हम लोग हाइट पे जाते रहेंगे तो हमारी ग्रेविटी कम होती रहेगी। लेकिन जनरली क्या होता है इसमें, हम लोगों सरफेस पे हैं, हम लोग सरफेस पे खड़े, ज़मीन पे हैं, तो इस वजह से ये सरफेस पे होने की वजह से हमारी ग्रेविटी हमेशा हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वेट यूनिट, हम लोग को यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्विंग करोगे, तुम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट, क्योंकि यूनिट मेंशन करने से तुम्हें पता चलेगा कि वो यूनिट तुमको किस में मिला है। अब जहां आएगा मेरा वेट और फोर्स वो आएगा हमारा न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन में होगा, ये दोनों हमारा आएगा न्यूटन में, m इज माय मास, g इज माय ग्रेविटी। अब जनरली बेसिकली क्या होगा, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी सिमिलर चीजों में, अगर मैंने इस जगह इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पर्टिकुलर चीज मिलेगी, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा वेट है। ये जनरली 1 मार्क 2 मार्क के प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी पूछा जाता है। क्यों?
क्योंकि ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हें दिया है इफ अ बॉय इज हैविंग अ मास, अगर एक लड़के का मास इतना है तो उसकी वेट क्या होगा। तो जनरली तुम लोग को मालूम है कि अगर वो बॉय है तो वो जमीन पे है, तो जमीन पे मतलब उसकी ग्रेविटी हमेशा 9.8 रहेगी और फिर उस ग्रेविटी को उस मास से मल्टीप्लाई करोगे तुमको मिलेगा वेट, राइट। तो इस तरह हम लोग जो बोलते हैं कि हमारा वेट इतना है, हमारा ये इतना है, नहीं, वो हमारा मास होता है। हमारा वेट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद ग्रेविटी, जो भी मिलेगा वो होगा हमारा वेट। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल वेव्स। अब देखो सिमिलरली ग्रेविटेशनल वेव्स, अभी सपोज हम लोगों ने पत्थर मारा पानी में, सो क्या होता है उधर पे एक राउंड 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 राउंड, जिस जगह पे वो स्टोन ड्रॉप होगा, वो पत्थर गिरेगा, उस जगह पे एक राउंड 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 मोशन में एक वेव्स बनती है। वो ऐसे भी नहीं बनती है, वो ऐसे भी नहीं डायरेक्शन में बनती है, वो सर्कुलर डायरेक्शन में वेव्स बनती है। और जब वो वेव्स बनेगी दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट में होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स हो गई, जहाँ वो वेव्स सर्कुलर मोशन में जनरेट होती है। और वो सर्कुलर मोशन में जनरेट होने के बाद बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, अगर वाटर अंडर वाटर गई, सपोज एक होता है LIGO दैट इज लेजर इंटरफेरोमेट्रिक जनरेशनल वेव्स। ये वेव्स क्या करेंगे, जनरली हम लोगों ने हमारे अर्थ पे, अभी यहाँ तो हम लोग चलो पत्थर पानी में डाले, पॉन्ड में डाले, सी में डाले, हम लोगों को दिखती है हाँ चलो ऐसे ऐसे पानी जा रहा है, बट ये जब अर्थ पे जनरेट होती है, पूरे अर्थ सरफेस पे वी हैव वाटर, 71% पानी है, तो वो अर्थ का जो पूरी तरह होता है दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ LIGO। ये LIGO है ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए। अब नेक्स्ट आता है तुम लोगों का फ्री फॉल। अब फ्री फॉल ये तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, बट जनरली फ्री फॉल क्या है, कोई भी चीज़ ऊपर गई और नीचे आई, वो बिना किसी फोर्स के आई, दैट मीन्स इट इज शोइंग अस अ फ्री फॉल। नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दो सॉर्ट ऑफ एनर्जीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, मतलब वो ऑब्जेक्ट, हम लोग है, ह्यूमंस है, तो हमारे अंदर कुछ तो एनर्जी है, मतलब वो स्टोर्ड एनर्जी हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑब्जेक्ट में होती है, मतलब कोई भी चीज़ जो स्टोर्ड है उसके अंदर स्टोरिंग रहेगी। वही चीज़ को अगर मैं काइनेटिक बोलूँगी तो काइनेटिक का मतलब ही होता है मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जो मूविंग एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर मैं काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी देखूंगी, तो अगर मैं अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी देखूंगी तो मेरा अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, कैपिटल G कैपिटल M, यानी मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कांस्टेंट रहेगा, मेरा कैपिटल M जो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद M। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ देख रही हूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट का मेरे को ग्रेविटेशनल एनर्जी फाइंड करना है। जनरली दो चीज़ें हैं, अगर मैंने बोली कि इसका और इसका वैल्यू मुझे बताओ ऐड करके, तो हम लोग बेसिकली ऐड करते हो। तो सिमिलरली अगर दो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल फोर्स हमें फाइंड करना है तो हमें क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट स्मॉल m डिनोट करते अपॉन R प्लस H। सिमिलरली अगर R प्लस H क्यों लेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पे है, जैसे अगर यहाँ मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये इसकी हाइट हमें कंसीडर करनी होगी। क्यों, क्योंकि अब वो फोर्स उस पर ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो जनरली मेरा इक्वेशन या मेरा थ्योरेटिकल फॉर्म में मेरा इक्वेशन या वैल्यू दोनों तरह चेंज होगी। तो सिमिलरली अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ अर्थ का है तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। अगर मेरा दो ऑब्जेक्ट के साथ है, अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, ये अर्थ है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों के बीच का हाइट यानी इसको हम लोग लेंगे H। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट का मास, हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, हमारे मास कांस्टेंट होगा और हमारा रेडियस कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पे और उसका हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू हाइट फाइंड करना होगा। अब नेक्स्ट होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जनरली लास्ट टॉपिक है तुम्हारे चैप्टर का। और जनरली एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या, एस्केप मतलब एक जनरल सा वर्ड है, एस्केप मतलब भागना इंग्लिश लैंग्वेज में, और हिंदी में उसको बोलेंगे भागना। सो हम लोग बोलते हैं ना, अरे चोर भाग गया, चोर एस्केप हो गया, दैट मीन्स
कि ये एस्केप वेलोसिटी, अब वेलोसिटी तुमको पता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड। अब वो स्पीड या वो वेलोसिटी क्या होगी जनरली, एस्केप वेलोसिटी। मतलब अगर मुझे मेरी चीज इस फोर्स के बाहर फेंकना है, अगर सपोज हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, अगर एक पर्टिकुलर एरिया के बाद हमें कुछ चीजें फेंकनी है, तो हम लोग उस पर फोर्स ज्यादा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट को फोर्स ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा वेलोसिटी से जाएगा। तो सिमिलरली क्या होता है, इस जगह आता है हमारा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में जनरली क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, यानी कोई भी सैटेलाइट, अभी देखो जहां मैंने सैटेलाइट प्लेसिंग की बात की कि हमारा वेदर सैटेलाइट 400 किलोमीटर्स पे रहता है, हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट 35,700 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे रहता है। सो क्या लगता है कि वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से कम रहेगा या उसकी वेलोसिटी कम रहेगी? नहीं, उस चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये मेरा अर्थ है, अगर मुझे ये चीज़ अर्थ के बाहर फेंकनी है तो जनरली इसकी वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैंने इसकी वेलोसिटी कम रखी तो ये आके वापस अर्थ सरफेस पे ही आ जाएगा, राइट? लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा, अगर ये एक वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जनरली, अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारा जो मुझे, अगर ये सैटेलाइट है, अगर मुझे इसको बाहर फेंकना है तो जनरली क्या करना होगा, इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसकी वेलोसिटी कम दी, इसकी वेलोसिटी से, अर्थ की वेलोसिटी से ये सैटेलाइट की वेलोसिटी कम दी, तो जनरली क्या होगा, ये वेलोसिटी, ये एस्केप वेलोसिटी नहीं शो करेगा, मतलब भागेगा नहीं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसको एस्केप वेलोसिटी दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एस्केप वेलोसिटी दी तो मतलब ये ऑब्जेक्ट मेरे अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जाएगा। लेकिन अगर मैंने एस्केप वेलोसिटी प्रॉपर नहीं दी तो क्या होगा, ये एस्केप वेलोसिटी नहीं परफॉर्म करेगा और ये फिर से आके अर्थ सरफेस पे क्लैश हो जाएगा। मतलब किसी भी जगह मेरा वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी में सबसे पहली चीज़ है मेरी वेलोसिटी, और मास हल्का होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हल्की होती है तो वो वेलोसिटी जल्दी ज़्यादा दे सकते हैं हम लोग। अगर मास भारी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत भारी, अगर मैं सपोज अगर ली कि 10 किलोस का अगर मेरे को बैग फेंकना है तो वो 10 किलो का बैग की वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड कम हो जाएगी। बट अगर मुझे एक पेन फेंकना है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पेन हल्की होती है, लाइटर होती है अदर देन बैग्स। सो सिमिलरली एस्केप वेलोसिटी में हमेशा दो क्राइटेरियाज देखा जाता है। जनरली एक होती है वेलोसिटी इसलिए क्यों? क्योंकि अर्थ की वेलोसिटी से ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी तो वो बाहर जाएगी। अगर अर्थ की वेलोसिटी से कम रहेगी तो फिर से अर्थ सरफेस पे आ जाएगी। और सेकेंड चीज़, हमारा मास, हमेशा हमारा मास लाइटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सैटेलाइट्स वगैरह हम लोग लॉन्चिंग करते हैं तो वो सैटेलाइट्स को भी एक पर्टिकुलर हाइट के बाद उसके पार्ट्स ये हो जाता है, वो आगे तुम लोगों को फर्दर चैप्टर्स में है सैटेलाइट्स में। सो क्या होता है, जनरली उसका पार्ट्स डीजनरेट होने लगता है। मतलब अगर सपोज मैंने ये लिया है, अगर ये मार्कर का मैं टॉप ली तो ये थोड़ी लाइट हो जाएगा, ये टॉप थोड़ा लाइटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मास एक साथ आ रहा है तो ये थोड़ा हैवी हो जा रहा है। बट अगर मैंने ये चीज़ को इससे डिटैच कर दिया तो ये लाइटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली एस्केप वेलोसिटी में ये दो क्राइटेरियाज या दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज, वन इज वेलोसिटी एंड द अदर वन इज मास। तो ये दोनों चीज़ को फिर उसके बाद तुम लोगों को करना रहता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमेशा फॉर्मूला रहेगा हाफ mv², जहाँ m तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहेगा, v तुम्हारी वेलोसिटी रहेगी, और उसके बॉटम में mv², और इसके बॉटम में ऐसा लिखा रहता है ESC स्टैंड्स फॉर एस्केप। तो ये जो वेलोसिटी है, मतलब ये ESC मतलब ये एस्केप वेलोसिटी, मतलब वो ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी कितना दिया है। उसके बाद आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग नहीं फाइंड करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि जनरली वो ऑब्जेक्ट अबाउट द अर्थ सरफेस जा रहा है तो वो कितना जा रहा है। अब अर्थ हम लोग इस फॉर्मूला में लिए थे तो विथ रिलेटेड टू अर्थ लिए थे, यहाँ GM हमें पता था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का लेंगे तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बाद कितनी वेलोसिटी हो रही हमें नहीं पता। उसके बाद इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस है मतलब हमें उसका डिस्टेंस ही नहीं मालूम तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग नहीं ले सकते, जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो हो जाएगी तो टोटल एनर्जी हमेशा हमें जीरो ही मिलेगी। फॉर योर आई एम एंडिंग अप द चैप्टर, यहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है। होप यू रिवाइज अप द चैप्टर्स, विल सी यू बैक
in the next lecture. Thank you so much.